सनातन कोचिंग में आपका स्वागत है। ये प्राचीन भारत में चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसको आप लोगों ने सराहा, देखा और समझा। और ये चौथे वीडियो में मध्य पाषाण काल के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसा कि पिछले बताया जाए कि जो हमारा पाषाण काल है उसको हमने विद्वानों ने पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में डिवाइड किया है। तो पुरा पाषाण काल के बारे में हमने पूरी जानकारी तीसरे वीडियो में प्राप्त कर ली। पुरा पाषाण काल को भी 3 खंडों में डिवाइड किया गया था। उसमें क्या था? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो ये हमारा आज है मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल को एक तरीके से कहते हैं संक्रमण काल। किनके बीच ये है? ये है हमारा, एक है पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, तो इसके बीच ही आता है मध्य पाषाण काल। इसको संक्रमण कहते हैं। संक्रमण इसलिए कहते हैं कि दोनों के बीच में है। कुछ विशेषताएं पुरा पाषाण काल की इसके पास है और कुछ चीजें जो नव पाषाण काल में होने वाली थी आगे, वो भी इनमें दिखाई देती है। इसलिए हम इसको कहते हैं संक्रमण काल। और इसका वो समय, इसका क्या है, टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इसको 10,000 BC से 8,000 BC के बीच में माना जाता है। यानी ये 2000 वर्ष तक था। ये 2000 वर्ष तक। अब मध्य पाषाण काल की खोज किसने की थी? तो ये है CL कार्ला, एक है CL कार्लाइल, कार्लाइल, CL कार्लाइल। CL कार्लाइल ने मध्य पाषाण काल की खोज की। मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की खोज। अब यहां सीधा सा क्वेश्चन आपसे बनता है कि मध्य पाषाण काल की खोज किसने की थी? तो CL कार्लाइल ने की थी। और कब की थी? 1867 में। 1867 में CL कार्लाइल ने मध्य पाषाण काल के जो स्थल थे उनके बारे में खोज की थी। कहां से खोज की थी? सबसे पहले विंध्यन पर्वत क्षेत्र से। विंध्यन पर्वत क्षेत्र से, विंध्यन पर्वत क्षेत्र से CL कार्लाइल ने 1867 में खोज की थी। यहां क्या इन्होंने खोजा था? लघु उपकरण, लघु उपकरण, लघु उपकरणों की खोज की थी। इसीलिए इस टाइम को कहते हैं माइक्रोलिथिक एज। माइक्रोलिथिक, इस समय को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथिक एज। एज मीन्स समय, माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। कारण क्या? इस समय जो पहले जो पुरा पाषाण काल में थे, ये बड़े बड़े हथियार होते थे, बड़े उपकरण होते थे। इस समय क्या होता था? लघु उपकरण, छोटे उपकरण। इसलिए इसको कहा गया था माइक्रोलिथिक एज। ठीक। इस समय जैसे कि पत्थर के पहले भी ये औजार बनते थे। इस समय के जो औजार बनते थे उनमें कुछ विविधता आ गई थी। तो किन किन चीज के उपकरण बनते थे, इसको मैं मिटा देता हूं पूरा। यहां से आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं यहां से पूरा इसको मिटा दे रहा हूं, क्योंकि बोर्ड छोटा है, बोर्ड बड़ा लाएंगे। बस आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, यूं जैसे सहयोग मिल रहा है। मित्रों, मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। 25 अक्टूबर को मैंने पहला वीडियो डाला था और आज जो है 17 दिसंबर है। और इस बीच हमारे लगभग 568 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो आपके सहयोग का परिणाम है। तो पहले जो हमारे हथियार बनते थे, उपकरण बनते थे, वो किसके होते? चार्ट के बनते थे। चार्ट, फ्लिंट, क्वार्टजाइट, क्वार्ट,
क्वार्टजाइट, चर्ट है, फ्लिंट है, क्वार्टजाइट है, इन सब के बनते थे। जैस्पर है, जैस्पर। लेकिन इस समय यानी मध्य पाषाण काल में किसके बनने लगे? कार्नेलियनीय। किसके बनने लगे? कार्नेलियन के। कार्नेलियन के बनने लगे। स्फाटिक के बनने लगे। स्फाटिक, कार्नेलियन के बने, स्फाटिक के बने, और कैलिसीडोन का बना। कैलिसीडोन यानी कार्नेलियन के बने, स्फाटिक के बने, कैलिसीडोन के बने, आर्गेट के बने। आर्गेट, ये सब क्या है? पत्थर के नाम है। इन सब के उपकरण इस समय बनने लगे थे। हड्डी व सींग के भी कुछ उपकरण बने। हड्डी व सींग के भी उपकरण या हथियार बनने लगे थे। इस समय हथियार ही बनते थे। कारण क्या? इस समय मुख्य हमारा धंधा क्या था उस समय मानव का? जानवरों को मार कर खाना, बस। क्योंकि कृषि कार्य उसे आता नहीं था, तो उसके भोजन का सबसे आसान तरीका था जानवरों को मारकर भोजन करना। हथियार कुछ नए प्रकार के भी बने थे। नए औजार क्या बने? पहले वाले तो बनते ही थे। नए औजार क्या बने? नए औजार बने, एक तो त्रिभुजाकार बना। त्रिभुजाकार, यानी त्रिभुज के आकार के, इस टाइप का। ये कोण, ये कोण, ये कोण। इसका ये था कि इसको जानवर पर फेंक दिया जाए तो कोई ना कोई हिस्सा तो लगेगा उसको, और जानवर जो चोटिल हो जाएगा और हमारे वो शिकार हो जाएगा। तो कोण बना दिए थे, चाहे ये कोण लगे, चाहे ये कोण लगे, चाहे ये कोण लगे। इस समय उद्देश्य क्या था? सिर्फ जानवर को मारना और जानवर की खाल उतार कर वस्त्र के रूप में इस्तेमाल करना। जो उसकी चर्बी थी, चर्बी और जो भी मांस बचता था वो खाने के काम आ जाए। एक बना नवचंद्राकार हथियार, नवचंद्राकार। एक बना समलंब। इतने प्रकार के हथियार बने। अब ये कौन कौन से हथियार थे इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो नवचंद्रा प्रकार का हथियार था वो कुछ ऐसे था। ये यहां पकड़कर ऐसे मारा जाए और इस पर ये देखिए ये सब पॉइंट लगे हुए हैं। ये पॉइंट जाकर उसको जानवर पर गड़ेगा और जानवर को कहीं ना कहीं से नुकसान होगा, जानवर हमारा शिकार हो जाएगा। समलंब ऐसे था। ये था समलंब। ये भी देखिए ये कोना है, ये कोना है, ये कोना, ये कोना। इनका मूल उद्देश्य हथियार का था कि ऐसे फेंक कर मारेंगे और जानवर को लगेगा, जानवर हमारा शिकार हो जाएगा। तो फेंक कर मारने की जो प्रथा थी, फेंक कर यानी फेंक कर मारने का ज्ञान इसी समय हुआ। यानी यानी जो प्रक्षेपास्त्र का था, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ। अब आपसे सीधा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस काल में, किस कालखंड में, किस समय प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ। प्रक्षेपास्त्र तकनीक क्या होती है? फेंक कर मारना, फेंक कर। जैसे मिसाइल क्या है? फेंक कर मारी जाती है। तो उस समय ये पत्थर जो बने थे, त्रिभुजाकार बना था, नवचंद्राकार बना था, समलंब बना था। ये जानवर को फेंक कर मारी जाए और फेंक कर मारी जाएगी तो जानवर को चोट लगेगी, जानवर घायल हो गए, जानवर अंत में मृत्यु हो जाएगा, जो हमारा शिकार बनेगा। इसके पहले कैसे मारते थे? इसके पहले जैसे मान लीजिए जानवर नीचे जा रहा है, ऊपर से कोई पत्थर डाल दिए या
जानवर सामने है तो कुछ ऐसा करते थे, उसको घेर लेते थे, लेकिन फेंकने का तरीका इसके पहले नहीं मालूम था। तो इस समय फेंकने का तरीका मालूम है, यानी प्रक्षेपण तकनीक हमारे पास आ गई थी। तो प्रक्षेपण तकनीक का प्रयोग या ज्ञान कब से हुआ? वो मध्य पाषाण काल से हुआ था। और ये हमारे लिए ये हमारे कह सकते हैं कि रहने खाने या मानव विकास में बहुत बड़ी इसकी भूमिका थी। अच्छा, अब एक चीज़ और देखे होंगे, ये जब उच्च पुरा पाषाण काल चल रहा था, यानी कि पाषाण काल में उच्च पुरा पाषाण काल, तो हिमयुग समाप्त हो गया था। हिमयुग क्या था? हिमयुग वो था जबकि पूरी दुनिया पर केवल बर्फ ही बर्फ पिघली थी। अब जब हिमयुग समाप्त हो गया तो गर्मी बढ़ने लगी। उच्च पुरा पाषाण काल में देखिए, उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल में देखिए हिमयुग समाप्त, हिमयुग समाप्त। फिर क्या हुआ? तापमान बढ़ा। हिमयुग समाप्त हो तो तापमान बढ़ा। जीव जंतु वनस्पतियों, जीव जंतु वनस्पतियों की संख्या में वृद्धि। अब जब तापमान बढ़ा तो जीव जंतु की संख्या में भी वृद्धि हुई, ये होने लगा। और इसके अलावा सूखा भी पड़ा, सूखा पड़ा, गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी। इन सबसे क्या हुआ? परिस्थिति जो हमारी इकोलॉजी सिस्टम था ये चेंज होने लगा, यानी परिस्थिति जो थी हमारी, जो परिस्थितिकीय परिवर्तन हुआ, तो इसको जो परिस्थितिकी थी ना, इकोलॉजी हमारी बदली। इकोलॉजी जब बदली तो नए जीव जंतु है, नए तरीके से व्यवस्था पनपने लगी। और क्या कहते हैं? परिस्थितिकीय परिवर्तन आया, परिवर्तन आया। अब जब परिस्थितिकीय परिवर्तन आया तो नए जीव आए, नई चीजें आई, ठीक। तो इसीलिए इसको कहते हैं संक्रमण काल। ये उच्च पुरा पाषाण काल में हो चुका था, अब इसमें ये परिवर्तन आ गया था। और जो सबसे मेन चीज है इस मध्य पाषाण काल जो है, पुरा पाषाण काल से अलग है या नवपाषाण काल से अलग है, वो इसलिए है, सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य अभी आपको आगे देखिए बताते हैं। पशुपालन के साक्ष्य। और दूसरा क्या है? अग्नि का प्रयोग, आग का प्रयोग। कुछ जली हुई हड्डियां मिली हैं, चूल्हा मिला है, इसका मतलब कि आग का प्रयोग करने लगे थे। ये दो चीजें मध्य पाषाण काल में होने लगी थी, जो पुरा पाषाण काल में नहीं थी। यही चीजें जो है अलग करती हैं। अब आइए कि मध्य पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं, उनके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जहां से आपका क्वेश्चन आता है। अब इसमें पूछा जाए कि आग की जानकारी कम हुई या पशुपालन, पशुओं का पालन कब से शुरू किया गया, तो हमारे मध्य पाषाण काल से। तो आइए पहले एक मैप बना लेते हैं इंडिया का। देखिए ये छोटा सा हमारा भारत है, वैसे भारत तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, लेकिन छोटा ही हम बनाएंगे, ज़्यादा बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये लगभग इंडिया बन गया है। अब यहाँ पर देखिए राजस्थान, ये हमारा क्या है? राजस्थान है। तो राजस्थान में एक स्थान है सांभर, सांभर। एक स्थान है बगोरा, बागोरा। इसको आप पहले नोट कर लीजिए
तब आपको एक एक स्थान के बारे में बताते हैं। ये है राजस्थान में स्थल, मध्य पाषाण काल के स्थल, यहाँ पर लिख दीजिए स्थल, ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या है। बगोरा हो गया। एक यह गुजरात में स्थान है लंघनाज, लंघनाज, ये गुजरात का है। ये हमारा इतना एमपी है। एमपी में कौन सा एक स्थान है? आदमगढ़, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद जिला। कहाँ पर? एमपी में। यूपी में ये वाला पोर्शन आप यूपी का है, यूपी, यहाँ यूपी लिख दीजिए। यूपी में एक जिला है प्रतापगढ़, इलाहाबाद के बगल में। यहाँ से 3 मुख्य स्थल मिले हुए हैं। पहला कौन है? सरायनहर, 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 मादहा, मादहा और दमदमा, दमदमा। कहाँ पर ये तीनों हैं? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, यूपी। ये इलाहाबाद से करीब 60 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। इलाहाबाद जहाँ की कुंभ के मेला लगता है, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती विराजमान है। और वहाँ आपका जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय, हेड ऑफिस वहीं पर है, ब्रांच यहाँ लखनऊ में भी है। तो वहाँ से यूपी से कितने मिले? सरायनहरा, मादहा, दमदमा। इसके अलावा तमाम प्लेस और भी मिले हैं। एक कर्नाटक से मिला है जलालहट्टी, 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 ये मिला है कर्नाटक से। और ये सारे प्लेस कौन से हैं? मध्य पाषाण कालीन। अब कितने प्लेस हो गए? ये 7-8 प्लेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेस हैं। 8 प्लेस के बारे में हम लोग कायदे से पढ़ेंगे और लगभग इन्हीं से क्वेश्चन आता है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बस ये मेन प्लेस हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी 3 प्लेस एक और है। एक है विंध्याचल पर्वत, ये है विंध्यन श्रेणी से मिले हुए हैं। देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। 3-4 प्लेस और हैं। एक है लेखैया, लेखैया, लेखैया। दूसरा कौन सा प्लेस है? मोरहाना पहाड़ी, मोरहाना पहाड़ी, मोरहाना पहाड़ी। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है बगली खोर, बगली खोर। और ये क्या है? विंध्याचल पर्वत के आसपास है। ये लखैया जो आपका पड़ता है, ये मिर्जापुर में है। और मिर्जापुर कहाँ है? यूपी में है। ठीक, तो लेखैया, मिर्जा, मोरहाना पहाड़ी, बगली खोर, इतने स्थान हैं। अब इन सब स्थानों के बारे में आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं, किसमें क्या मिला। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, या स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, तभी एक एक करके आपको बताते हुए चलते हैं। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ। साथ साथ आप नोट करते रहिए, क्योंकि नोट करेंगे तो अपना नोट रहेगा, अपना नोट तैयार करने में बहुत आसानी होती है। और फोटो कापी या इसके चक्कर में पड़ेंगे तो उतना बेहतर वो तैयार नहीं हो पाता है। और साथ में फिगर भी बनाते चलें, तो इससे आपके दिमाग में सेट होता चलेगा कि ये प्लेस कहाँ पर है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक आइए फिर से इंडिया का मैप बनाते हैं। छोटा ही बनाएंगे बस, क्योंकि बड़े की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिया का हमारा बन रहा है।
ये। तो इसमें सबसे पहले यूपी के प्रतापगढ़ में हम सराय नहरा को अध्ययन करते हैं। ये देखिए सराय नहरा, सराय नहर, सराय नहर ये कहाँ है? ये है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और कहाँ? इलाहाबाद के बगल में प्रतापगढ़ पड़ता है, इलाहाबाद से बस 60 किलोमीटर दूर उत्तर में। तो सराय नहर जो है सबसे प्राचीनतम मध्यकालीन स्थल है, सबसे प्राचीनतम, यहां पर लिख देते हैं सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम मध्यकालीन स्थल, सबसे प्राचीनतम मध्यकालीन स्थल है ये। ठीक, इसकी एक क्या हो गया, सबसे पूछा, आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम मध्यकालीन स्थल कौन है, तो सराय नहर। और यहां से 37 नर कंकाल मिले हैं, 37 नर कंकाल। नर मीन्स मानव के कंकाल हैं, इसका मतलब ये हो, नर कंकाल मिले जो छत बिछत अवस्था में है, जो छत बिछत अवस्था में है, अवस्था में है। अब इस छत बिछत अवस्था का मतलब ये हुआ कि या तो किसी ने इन पर आक्रमण किया, या आपस में ही कोई जंग हो गई, या आक्रमण हुआ, आपस में कोई जंग हुई, या ऐसी कोई बात हो गई जिससे ये छत बिछत अवस्था में हो गए। और उन 37 नर कंकालों में एक कब्र में 4 लोगों के मानव कंकाल मिले हैं, माने एक कब्र में 4 मानव कंकाल मिले हैं। और कब्र कैसी है? अंडाकार। देखिए एक तो होते है गोल ये, लेकिन इनकी गोल कब्र नहीं है, इनकी कब्र अंडाकार है, ऐसे इस शेप की है, अंडाकार। अब इसमें 4 मानव कंकाल हैं, 4, 1 2 3 4। कब्र कैसी है? कब्र अंडाकार, अंडाकार। और 4 मानव कंकाल, 4 मानव कंकाल कहाँ? सराय नहरा से। अब सवाल ये उठता है कि एक अंडाकार कब्र क्यों बनाई गई? अब देखिए अगर एक कब्र गोल बनाई जाती तो मनुष्य मान लीजिए, मान लेते हैं 5 फीट का, 5 फीट का ये हुआ, तो अब गोल में यहाँ से यहाँ तक हो सकता है छोटी पड़ रही हो, अब खोदा जाए तो इसको और बड़ी की जाए, तो आसानी के लिए कि जितनी ये लंबाई है, इसी के लंबाई के थ्रू इसको इसे खोद दिया गया। यानी गोलाई में खोदने से ज़्यादा खोदना पड़ता, और इसकी कब्र की जितनी लंबाई है उसी के अनुसार खोदा गया, तो कब्र जो है अंडाकार होती गई। कल्पना कीजिए कि कोई लंबी सी लाठी है या बांस का डंडा कुछ भी है, 5 फीट का है, और उस 5 फीट को ज़मीन में गाड़ना है तो क्या हो जाएगी? उस लंबाई में खुदेगी। क्योंकि 4 लोग थे तो कुछ चौड़ाई भी होनी चाहिए, तो ये चौड़ाई भी हो गई, और कब्र कैसी हो गई? अंडाकार हो गई। इसीलिए कब्र जो है अंडाकार है, गोल ना होकर अंडाकार है। क्यों? क्योंकि अंडाकार खोदते तो इसकी जो व्यास है वो भी बढ़ जाता, और उसमें गोल खोदने में, और जो अंडाकार खोदे हैं तो इसकी लंबाई बढ़ गई है और चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ी है। तो अब आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि 37 नर कंकाल कहाँ से मिले? जो छत बिछत अवस्था में है वो है सराय नहर से मिले हैं। और कब्र कैसी है? कब्र अंडाकार है। अंडाकार कब्र क्यों है वो मैंने कारण आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ से मिलता है स्तंभ गर्त, स्तंभ गर्त। गर्त मीन्स क्या होता है? गड्ढा होता है। स्तंभ मीन्स ये पिलर जिसको कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये होती है नीचे धरातल, अब धरातल में खोदा गया गड्ढा, ये मान लीजिए 1 गड्ढा हो गया, ये 2 गड्ढा हो गए, ये 3 गड्ढा हो गया। इस पर ये लगा दिया गया
पिलर, स्तंभ, ये लगा दिया गया, ये लगा दिया गया। अब इसके ऊपर से कोई झोपड़ी बना दी गई, झोपड़ी बना दी गई, तो स्तंभ गर्त है ये स्तंभ का गर्त, गड्ढा, झोपड़ी बना दी गई। और ये कितने मिले हैं? 8 स्तंभ गर्त मिले हैं, 8 स्तंभ गर्त मिले हैं। चूल्हे भी मिले हैं, स्तंभ गर्त के चूल्हे भी मिले हैं, जिनमें जानवरों की जली हड्डी मिली है, जानवरों की जली हड्डी मिली है, जिससे पता चलता है कि ये भोजन बनाते थे। और सामूहिक निवास, इससे भी पता चलता है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग हैं, एक बड़ी झोपड़ी बना दी गई तो कोई एक व्यक्ति तो उसमें रहेगा नहीं, जब बड़ा घर है तो ज़्यादा लोग रहेंगे, जब एक ही को रहना होता तो उसमें क्या वो बनाते, छोटा सा बनाते। तो इससे पता चलता सामूहिक निवास इनका हो गया था, सामूहिक निवास। अब इतनी चीज सराय नहारा से आपको मिली हुई है। क्या क्या? पहली बात, सराय नहारा क्या है? मध्य पाषाण कालीन स्थल है। कहाँ से मिला? प्रतापगढ़ से मिला। सबसे प्राचीनतम मध्यकालीन यह स्थल है। 37 नर कंकाल मिले जो छद विच्छत अवस्था में है, और 4 मानव कंकाल एक ही कब्र में दफनाए गए हैं। इस टाइप का स्तंभ गर्त मिले हैं, चूल्हे मिले हैं, चूल्हे में जानवरों की हड्डियां मिली हैं। और चूंकि ये जो स्तंभ गर्त ऊपर झोपड़ी बनाई गई थी बड़ी थी, इसलिए ये सामूहिक निवास के साक्ष्य भी हैं। अब आते हैं दूसरा हमारा प्रतापगढ़ में मादहा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, मादहा, बाकी सब रहेगा, बस केवल यहाँ बदल लेना है मादहा। मादहा में क्या मिला है? यहाँ भी ये कब्र मिली है, नरकंकाल मिले हैं, वो सारी चीज हम लोग आकर देखते हैं। मादहा ये कहाँ है? भी प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ यूपी, इलाहाबाद के बगल में। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण मिले हैं। हड्डी के, यहाँ देखिए, हड्डी के उपकरण व आभूषण किनके हैं? हड्डी कौन सी में? हड्डी में कौन है? मृग है, मृग, हिरण। अब आ जाए हड्डी के उपकरण व आभूषण। उपकरण व आभूषण कहाँ से मिला? मादहा से। और हड्डी किसकी है? मृग की है, हिरण की है, ये चीज। ठीक। इसके अलावा युगल सावधान मिले हैं, युगल सावधान, युगल सावधान मिले हैं। युगल सावधान मतलब पति पत्नी या नर और नारी का। वो किस टाइप का है? ये भी अंडाकार है, अंडाकार है। सिर इनका किधर है? पश्चिम दिशा में। ये मान लीजिए आपका पश्चिम है, ये पूरब है, तो सिर इनका है, इसे सिर बना दीजिए, ये इनका सिर हो गया, ये पश्चिम में है दोनों का। और ये पैर बना दीजिए, पैर किधर है? ये पैर हो गया, और ये सिर है पश्चिम। मीन्स जो युगल सावधान मिले हैं उनका सिर जो है पश्चिम दिशा में है और पैर जो है पूरब दिशा में है। जैसे आज जो है वो रखा जाता है उत्तर और दक्षिण दिशा में, उसका अपना वैज्ञानिक कारण है। और ये अब उस समय की इतनी जानकारी तो रहती नहीं होगी। और दूसरी बात है, इन सब जगह जो कब्रें मिले हैं बहुत कम गहरी में खोदी जाती थी, बस ज़्यादा 1 फीट। यहाँ नोट करके लिख लीजिए, नोट, कब्रें कम गहरी होती थी, कम गहरी होती थी। और कहाँ होती थी? घर में ही, ये कब्रें घर में ही खोदी जाती थी ना, घर में ही दफना देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट। उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि इससे दुर्गंध आती है या और भी समस्याएं हो सकती हैं, तो शायद इसीलिए।
और यहाँ से स्तंभगर्त चूल्हे मिले हुए हैं, यहाँ से भी स्तंभगर्त चूल्हे मिले हैं। चूल्हे, गर्त चूल्हे, गर्त चूल्हे, गर्त चूल्हे नहीं गड्ढे में चूल्हे, ये आजकल का चूल्हा नहीं जो ऊपर बनाया जाता है, एक गड्ढे वाले चूल्हे मिले हैं। इसके बाद आते हैं दमदमा, ये एक प्लेस यहाँ है दमदमा, वही प्रतापगढ़ के आस, प्रतापगढ़ में ही है दमदमा, दमदमा प्लेस कहाँ है? प्रतापगढ़ में है, यूपी में दमदमा है। अब इसमें क्या है? 41 नर कंकाल मिले यहाँ पर, देखिए यहाँ 41 नर कंकाल, 41 नर कंकाल मिले हैं। एक कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो एक कब्र में 3 मानव कंकाल, एक कब्र में 3 मानव कंकाल, और 4 मानव कंकाल कहाँ पर हैं? वो सरायनहरा में है, और युगल सौधान वो मादहा में है। 3 मानव कंकाल मिले हैं, और 5 कब्र में युगल सौधान, और 5 कब्र में युगल सौधान, युगल सौधान, 5 कब्र में युगल सौधान, और 35 कब्र में एकल सौधान, और 35 कब्र में एकल माने एक व्यक्ति, एकल सौधान। ठीक, अब देखिए दमदमा में 41 नर कंकाल मिले हैं, जो सबसे ज्यादा है। और इसके पहले माधा में एक चीज छूट गई थी, वो यहां पर लिख लीजिए कि देखिए यहां पर मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीनतम स्थल। अब ये चीज मैंने सरायनहरा के बारे में लिखा है कि मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीनतम स्थल सरायनहरा है, वही चीज मैं यहाँ भी लिखा रहा हूँ। तो अगर विकल्प में आएगा ये, चाहे सरायनहरा रहे या मादहा रहे, कि मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीनतम स्थल, तो या तो सरायनहरा देंगे या मादहा देंगे, दोनों प्राचीनतम स्थल। लेकिन अगर दोनों आ जाए तो आपको निशान लगाना है सरायनहरा पर, जो इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ। दोनों आ जाए तो सरायनहरा सबसे प्राचीनतम स्थल मध्यकाल का, मध्य पाषाण काल का। और अगर ये कहीं आता है, चाहे मादहा रहेगा या सरायनहरा रहेगा, उसमें से आप निशान लगा दीजिएगा। अब यहाँ थे दमदमा में सबसे ज्यादा नरकंकाल कहाँ से मिला? 41 आपको दमदमा से। उसमें एक कब्र में कितने हैं? 3 मानव कंकाल, और 5 कब्र में है युगल सौधान, मतलब मेल फीमेल, और 35 कब्र में है एकल सौधान, मीन्स एक एक करके। ठीक, तो ये हो गए हमारे प्रतापगढ़ से जो सरायनहरा, मादहा, दमदमा के बारे में। अब इसके बाद आइए अन्य प्लेस के बारे में ही देखा जाए, लखैया के बारे में। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। लखैया जो ये मिर्जापुर में पड़ता है, और विंध्याचल पर्वत पर खोजा गया। विंध्याचल पर्वत ये उसी के पास मिर्जापुर है, तो इसको भी मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लखैया, देखिए लखैया आपका पड़ेगा, ये विंध्याचल पर्वत है, ऐसे 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 ऐसे, ये मिर्जापुर के पास। तो लखैया कहाँ पड़ेगा? मिर्जापुर। और मिर्जापुर कहाँ है? यूपी में। ठीक, यूपी में। अब यहां से क्या क्या मिला है? 17 नरकंकाल, ये कुछ ऊपर लिख दें कुछ नीचे लिख दें, 17 नर कंकाल। क्या मिला है? 17 नर कंकाल यहां से मिला है। और
जो इनकी कब्रें हैं, एक इसमें एक नर कंकाल है कब्र में, और कब्र क्या है, ये भी अंडाकार है। सिर इनके किधर है, पश्चिम में है। ये देखिए 17 है, ये सिर हो गए। आप 17 तो इसमें नहीं बन पाएंगे, लेकिन आप 17 समझ जाइएगा। ये है सिर, ये कौन सा हो गया आपका साइड, पश्चिम। ये कौन सा साइड हो गया, पूरब हो गया। ये पैर है। 17 नरकंकाल एक कब्र में मिले हैं, कहाँ, लखैया से मिले हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं बगोरा। बगोरा कहाँ है, राजस्थान में। ये आपको उसमें बताए थे बगोरा। बगोरा से क्या मिलता है, बगोरा से मिलता है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। बगोरा है कहाँ, यह है भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा जिला कहाँ पर, राजस्थान। भीलवाड़ा जिला राजस्थान। यहाँ से क्या मिला है, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य। यहाँ बगोरा से क्या मिला, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिला है। इसके बाद आदमगढ़। आदमगढ़ ये क्या है, होशंगाबाद जिला में। होशंगाबाद, होशंगाबाद कहाँ, MP। यहाँ से भी प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन का साक्ष्य, यह है पशुपालन, पशुपालन का साक्ष्य। अब बगोरा से भी मिला पशुपालन का साक्ष्य, और आदमगढ़ होशंगाबाद से भी पशुपालन का साक्ष्य मिला। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अगर विकल्प में एक रहता है बगोरा या आदमगढ़ तो कोई दिक्कत अगर नहीं, अगर दोनों दे देता है और प्राचीनतम पूछता है तो आप बगोरा लगाइएगा। आदमगढ़ से पशुपालन का साक्ष्य तो मिला है, लेकिन वो प्राचीनतम नहीं है। ठीक, प्राचीनतम कौन सा है आपका, प्राचीनतम है आपका बगोरा। और अगला आता है सांभर। सांभर, सांभर कहाँ है, राजस्थान। और इस सांभर के नाम पर वहां पर सांभर झील भी है। ठीक, यहां से क्या मिला है, यहां से हमको मिला है वनस्पतियों का साक्ष्य, प्राचीनतम वनस्पतियों का साक्ष्य। प्राचीनतम वनस्पतियों का साक्ष्य। साक्ष्य मीन्स एविडेंस। इस सांभर झील से सांभर नमक भी निकाला जाता है। ठीक, तो प्राचीनतम वनस्पतियों का साक्ष्य यहां से मिला है। एक स्थान और लंघनाज। लंघनाज ये कहाँ है, गुजरात में। ठीक, यहां से क्या मिला है, इसको भी देख लेते हैं। लंघनाज, यहां से जो है 14 नर कंकाल मिले हैं। 14 नर कंकाल मिले हैं। 14 नर कंकाल मिले हैं, जिसमें से 14 नर कंकाल मिले हैं और 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। 8 जो है गर्त चूल्हे, यानी गड्ढे वाले चूल्हे मिले हैं। कहाँ से, लंघनाज से। तो इतने सारे प्रेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। और इसको वीडियो आप कई बार देखेंगे, क्योंकि फैक्ट पर भी है, कॉन्सेप्ट पर भी है। बार बार आप देखेंगे तो आपका ही क्लियर होता जाएगा। और जो अब ट्रेंड चला है लगभग 4-5 सालों में, चाहे UPSC हो, चाहे PCS हो या स्टेट PCS हो, क्वेश्चन अब ऐसे ही आते हैं, इन्हीं से आते हैं। ये नहीं कि पहले मॉडर्न में से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता था। अब पिछला वाला पेपर चाहे UPSC का हो चाहे PCS का, देख लीजिए मॉडर्न से अब कम क्वेश्चन आए हैं। इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जाता है। वो फैक्ट वाले भी रहते हैं और कॉन्सेप्ट वाले रहते हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सारा मैटर मिल जाए
और इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो देखते रहिए और अपना नोट्स बना लीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तो तब तक के जय हिंद, जय भारत।